हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा एकांकी को पढ़ रहे हैं। इस एकांकी की कथा वस्तु और उद्देश्य की चर्चा मैंने पहले ही की है और दोनों विषय से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके दोनों वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने इस पाठ के प्रमुख प्रश्नों की भी चर्चा की है। तो आने वाले समय में मैं इन सारे विषयों पर एक एक करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगी। आज मैं आप लोगों के सामने प्रश्न उत्तर चर्चा के क्रम में MCQ और SAQ से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं कि बहू की विदा एकांकी साहित्य संचयन पाठ में, जो कि पश्चिम बंगाल के कक्षा 9 में पढ़ाई जाती है, पाठ के अंत में एक भी प्रश्न का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसीलिए यह मेरा दायित्व है कि इस पाठ से संबंधित जो भी मुख्य प्रश्न तैयार हो सकते हैं, मैं उन सारे प्रश्नों की चर्चा आपसे अवश्य करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात से घबरा जाते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पता नहीं वो उत्तर लिख पाएंगे भी नहीं, पता नहीं वे उत्तर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा आपको जब भी कुछ समझाती हूँ तो प्रश्न उत्तर चर्चा तो एक विषय रहता ही है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आपसे परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे या जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है, उस तरह के सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूंगी। और इसके साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि मैं उत्तर को भी बतला देती हूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उन्हें कोई प्रश्न के उत्तर समझा सके। तो इसीलिए मैं सारे प्रश्न के उत्तर आप लोगों को एक एक करके लिखवाती हूँ, समझाती हूँ। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह विषय। बहू की विदा विनोद रस्तोगी MCQ और SAQ। देखिए, पहला प्रश्न, जीवनलाल कौन है, उनकी उम्र कितनी है? उत्तर है, जीवनलाल एक धनी व्यापारी है जिनकी उम्र 50 वर्ष है। अगला प्रश्न, जीवनलाल की पत्नी का क्या नाम है? उत्तर होगा, जीवनलाल की पत्नी का नाम राजेश्वरी है जिनकी उम्र कितनी है? 46 वर्ष है। प्रश्न देखिए, जीवनलाल के संतान का नाम लिखें। उत्तर है, जीवनलाल के 2 संतान हैं, एक पुत्र जिनका नाम रमेश है और एक पुत्री जिनका नाम गौरी है। प्रश्न, रमेश का विवाह जिस लड़की से हुआ है उसका क्या नाम है? उत्तर है, रमेश का विवाह जिस लड़की से हुआ उसका नाम क्या है? कमला है। प्रश्न, प्रमोद कमला के ससुराल क्यों गया है? उत्तर होगा, विवाह के बाद हर लड़की पहले सावन में अपने मायके जाती है, इसलिए प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा करवाने उसके ससुराल गया है। प्रश्न देखिए, क्या कमला को उसके ससुराल वाले भाई के साथ विदा करते हैं? उत्तर है, नहीं, क्योंकि कमला के भाई के साथ उसके ससुराल वाले विदा नहीं करते हैं। कारण क्या था कि वे ये शिकायत करते हैं कि कमला के विवाह में उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं मिला है। प्रश्न देखिए, कमला को विदा क्यों नहीं किया गया? उत्तर है, कमला के ससुर जीवनलाल का यह कहना है कि उन्हें उम्मीद से कम दहेज मिला। साथ ही कमला के भाई ने बारात की खातिर भी ठीक से नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी शान को ठेस पहुंची है। अतः जब तक कमला का भाई प्रमोद 5,000 रुपये उन्हें नहीं देगा तब तक कमला को मायके जाने नहीं दिया जाएगा। अभी मैंने ये बतलाया आप लोगों को कि कमला को उसके मायके क्यों नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उसके ससुर जीवनलाल को ऐसा लगता है कि उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं मिला। कमला के भाई ने बारातियों का स्वागत अच्छी तरह से नहीं किया है, अतः उन्हें पुनः 5,000 रुपये दहेज की रकम चाहिए, तभी वे कमला को विदा करेंगे। प्रश्न देखिए, जीवनलाल प्रमोद से जो कहते हैं कि पहले घाव के लिए मरहम भेजे, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, मरहम के द्वारा क्या होता है? घाव भरा जाता है, तो मरहम के द्वारा घाव भरा जाता है। यहाँ पर घाव शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? जीवनलाल अपनी झूठी शान पर धब्बा लगने के लिए करता है, जो उन्हें कमला के मायके से कम दहेज मिलने पर मिला है, उसी का संकेत करती है। यानी मरहम का अर्थ क्या हुआ? दहेज की रकम।
हम लोग क्या जानते हैं, घाव के लिए, घाव को ठीक करना है तो उसके लिए मरहम लगाना पड़ता है। तो जीवनलाल के मन में क्या है, एक घाव बना हुआ है, क्या है कि उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं मिला, इससे उसकी झूठी शान को धब्बा लग गया। तो इसीलिए उन्हें दहेज चाहिए, यानी दहेज की रकम चाहिए, यानी मरहम, तभी जाके उनका घाव जो है भरेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रमोद दहेज की रकम चुकाने के लिए कौन सा निर्णय लेता है? उत्तर है, प्रमोद दहेज की रकम चुकाने के लिए अपना घर बेचने का निर्णय लेता है। प्रश्न, कमला की बहन का नाम क्या है? तो उत्तर है विमला। प्रश्न देखिए, कमला की सास यानी राजेश्वरी का स्वभाव कैसा है? उत्तर है, राजेश्वरी देवी ममता की मूर्ति है, वह भले स्वभाव की महिला है। वह अपने पति जीवनलाल के दहेज की मांग की जो प्रवृत्ति है उसका विरोध करती है। इतना ही नहीं, वह अलमारी की चाबी भी अपनी बहू को देती है और कहती है कि अलमारी से 5,000 रुपये निकाल जीवनलाल के मुंह पे मारे। यानी राजेश्वरी का स्वभाव कैसे? जीवनलाल का ठीक उल्टा है। वह दहेज का विरोध करती है और भले स्वभाव की है, और वह कमला को बहुत ही आदरमान देती है। प्रश्न, कमला का स्वभाव कैसा है? तो कमला एक नेक, सहनशील, आदर्श बहू है और वह संस्कारी भी है। कैसे संस्कारी है देखिए, यही कारण है कि जब उसकी सास राजेश्वरी देवी चाबी का गुच्छा देकर अलमारी से 5,000 रुपया निकालने को कहती है तो वह ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसका संस्कार है जो ऐसा करने से उसे रोकते हैं। प्रश्न देखिए, कागज के रंग बिरंगे टुकड़े से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ कागज के रंग बिरंगे टुकड़े से अभिप्राय है कागज के अलग अलग मूल्य के रुपये। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो हम लोग कागज का नोट कहते हैं, तो देखते हैं हर नोट का क्या अलग अलग रंग है। आप लोगों ने देखा होगा, ये 5 रुपये का रंग थोड़ा हल्का हरा है। फिर आप लोगों ने देखा है 20 रुपये का नोट का कैसा है, थोड़ा सा लाल है। 10 रुपये का नोट कैसा, थोड़ा हल्का बादामी रंग का है। 2,000 का नोट कैसा है देखने में, गुलाबी रंग का है। तो ऐसे जो नोट के रंग हैं तरह तरह के हैं, इसलिए कहा गया है यहाँ पर कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, यानी ये नोट को कहा गया, रुपये को कहा गया है। अगला देखिए, क्या कागज के रंग बिरंगे टुकड़े से संबंध जोड़े जा सकते हैं? उत्तर है नहीं। कागज के रंग बिरंगे टुकड़े यानी रुपये, इनसे जो संबंध बनते हैं वह स्थायी नहीं होते हैं। जब तक रुपया है तभी तक संबंध है, अन्यथा सब संबंध खत्म हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि रुपया से कोई भी संबंध जो है स्थायी नहीं होता है। अगर आपको संबंध स्थायी बनाना है तो आपको अपने हृदय से बनाना होगा, क्योंकि रुपया से संबंध रुपया रहने तक ही रहता है। जब तक आपके पास रुपया है आपके बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, लेकिन जैसे रुपया ख़त्म हो जाएगा आपके दोस्तों की संख्या भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सच्चा दोस्त कौन होता है? जो रुपये से दोस्ती नहीं करता है बल्कि आपसे दोस्ती करता है, आपके गुणों से दोस्ती करता है, आपके स्वभाव से दोस्ती करता है, वह हृदय से आपसे दोस्ती करता है। तो रुपये से कोई भी संबंध नहीं बनाया जा सकता है। गिरधर जी ने कहा है, साईं यह संसार है मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे ना पास यार मुख से नहीं बोले। यानी पैसा होने से आपके मित्र बन जाते हैं, और जब पैसा नहीं होता है तो क्या होता है, मित्र साथी भी दूर भाग जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रमेश कहाँ गया हुआ था? उत्तर है, रमेश भी अपनी बहन गौरी को विदा करवाने उसके ससुराल गया हुआ था। प्रश्न देखिए, गौरी के लिए जीवनलाल ने क्या व्यवस्था की है? उत्तर है, जीवनलाल ने अपनी बेटी गौरी के लिए लॉन में झूला डलवा दिया है, वे अत्यंत प्रसन्न है। देखिए यहाँ जीवनलाल का व्यवहार देखिए, एक तरफ बहू को विदा नहीं करते हैं उसके मायके, लेकिन दूसरी तरफ अपनी बेटी के स्वागत के लिए काफ़ी तैयारी किए हुए हैं। अपनी बेटी के लिए क्या किए हैं, लॉन में झूला डलवा दिए हैं, अत्यंत प्रसन्न है। तो ये भेदभाव किसमें हम लोग देख रहे हैं? जीवनलाल के मन में देख रहे हैं कि वे बहू और बेटी में कितना भेद करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रश्न देखिए, जीवनलाल को किस बात पर झूठा घमंड है और उसका घमंड कब चकनाचूर हो जाता है? देखिए, जीवनलाल को खुद के धनी होने पर झूठा घमंड था। उसका घमंड तब चकनाचूर हो गया जब उसकी बेटी गौरी के ससुराल वालों ने गौरी को यह कहकर मायके आने न दिया कि उन्हें पूरा दहेज नहीं दिया गया। अब देखिए, जीवनलाल को अपने आप पर बहुत घमंड है, झूठा शान है। वो क्या सोचते थे कि कमला के भाई ने उसे पर्याप्त दहेज नहीं दिया, इसलिए वो कमला को विदा नहीं करेंगे। लेकिन जब गौरी के ससुराल वालों ने गौरी को विदा नहीं किया और यह कहलवा भेजा कि उन्हें भी शादी में पर्याप्त दहेज नहीं मिला है, तो जीवनलाल को क्या होता है, एक ठेस पहुंचती है। उन्हें हकीकत का अनुभव होता है। वो एक जिस धरातल पर जी रहे थे झूठे शान के साथ, वहाँ से क्या करते हैं, एकदम ज़मीन पर आ गिरते हैं।
बेटी को विदा ना करने पर जीवनलाल कैसा महसूस करते हैं? अब जीवनलाल की बेटी को जब विदा नहीं किया गया तो जीवनलाल कैसा महसूस करते हैं? देखिए, बेटी का विदा ना करने पर जीवनलाल अपना अपमान महसूस करते हैं। यहाँ पर जीवनलाल को अपमान महसूस होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कमला के भाई प्रमोद का भी अपमान करते हैं। किस तरह से? कमला को विदा ना करके। इस बात का जीवनलाल को एहसास नहीं है। प्रश्न देखिए, गौरी के मायके न आने पर जीवनलाल के विचारों में क्या परिवर्तन आया? लेकिन जब गौरी को विदा नहीं किया गया उसके ससुराल से, तब जीवनलाल के विचार में एक परिवर्तन आता है। तो क्या परिवर्तन आता है, देखते हैं। गौरी के मायके न आने पर जीवनलाल बेटी के माता पिता के उस दर्द को महसूस करते हैं जिनकी बेटी को पर्याप्त दहेज न मिलने पर ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है। तो गौरी जब मायके नहीं आती है तो जीवनलाल उस दर्द को महसूस करते हैं, जिस दर्द को हर माता पिता अपनी बेटी के लिए महसूस करते हैं, जिनके ससुराल में उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। किस कारण? दहेज न मिलने के कारण। राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या समझाया? राजेश्वरी ने जीवनलाल को समझाया कि जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए वे चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों की बेटी को दे। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझेंगे तब तक उन्हें न सुख मिलेगा और न शांति। तो जीवनलाल की पत्नी जो राजेश्वरी भले हृदय की है, वह जीवनलाल को समझाती है कि वह बहू और बेटी में फ़र्क ना करें। जब तक इस फ़र्क को करेंगे तब तक उन्हें सुख भी नहीं मिलेगा, ना ही शांति मिलेगा। अतः वह कमला और गौरी में भेद करना छोड़ दे। प्रश्न, बहू और बेटी को एक समझने वाले के लिए क्या समझना जरूरी है? उत्तर, बहू और बेटी को एक समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि बेटे वाला हमेशा यह याद रखे कि वह भी बेटी वाला है। यानी जिसका बेटा है वह तो झूठे सान में जीता है, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए कि उसकी बेटी भी किसी के घर की बहू बनेगी। तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि आज वह अपनी बहू के साथ जैसा खराब व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, वैसे ही कहीं उसकी बेटी के साथ भी उसके ससुराल वाले दुर्व्यवहार ना करें। प्रश्न, ये बेटी और बहू कौन है? उत्तर है, बेटी गौरी है और बहू कमला है। प्रश्न, किसकी गाड़ी का समय हो रहा है और वह कहाँ जा रहा है? उत्तर है, प्रमोद की गाड़ी का समय हो रहा है और वह अपने घर वापस जा रहा है। क्यों घर चला जा रहा है? क्योंकि कमला को विदा नहीं किया गया। प्रश्न, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है, इस कथन का आशय क्या है? इस कथन का आशय है कि उनकी आंखें खुल गई। तो किन की आंखें खुल गई? यहाँ पर आप जीवनलाल का नाम भी लिख सकते हैं। उन्हें यह समझ में आ गया कि बहू भी बेटी है। प्रश्न देखिए, बहू की विदा एकांकी समाज की किस बुराई का पर्दाफाश करती है? उत्तर है, बहू की विदा एकांकी में दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा की ओर संकेत किया गया है। इस कुप्रथा ने न जाने कितने मासूम जिंदगी का अंत कर दिया है। इसे मिटाने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना अति आवश्यक है। अब अंतिम प्रश्न देखिए, बहू की विदा एकांकी का उद्देश्य क्या है? बहू की विदा एकांकी का उद्देश्य समाज में फैले दहेज प्रथा जैसे अभिशाप पर तीखा प्रहार करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बहू की विदा एकांकी के उद्देश्य को मैंने सिर्फ 2 पंक्ति में लिखा है। तो यह इसलिए लिखा है कि अगर ऐसे क्यू में प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हो तो आप 2 ही पंक्ति लिखेंगे, और जब आपको लॉन्ग आंसर लिखना हो तो उद्देश्य पर जो मैंने वीडियो बनाया है वहाँ से उत्तर लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यह एकांकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जिन प्रश्नों का उल्लेख किया है उन प्रश्नों के उत्तर को जब आप पढ़ेंगे तो एकांकी कथा वस्तु और भी ज़्यादा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में से शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।